सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेम सेक्स मैरिज क्या होता है। सेम सेक्स मैरिज मतलब दो लोगों की शादी जिनका जेंडर सेम हो। आसान शब्दों में अगर लड़का लड़के के साथ शादी कर ले या लड़की लड़की के साथ शादी कर ले तो उसे हम सेम सेक्स मैरिज कहते हैं। नीदरलैंड ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया और ये सब हुआ था 1 अप्रैल 2001 में। अगर अभी की डेट में देखा जाए तो 29 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है। मतलब इन 29 कंट्रीज में लड़का लड़के के साथ या लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। और ये कंट्रीज है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, डेनमार्क, इक्वेडर, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरुगे और लक्सेमबर्ग। अब सेम सेक्स मैरिज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए और कनाडा में इसे मैरिज इक्वलिटी या इक्वल मैरिज के नाम से जाना जाता है। एपी स्टाइल बुक ने ये रेकमेंड किया था कि मैरिज फॉर गे, लेस्बियंस, गे मैरिज जैसे शब्दों का हेडलाइंस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना ये है कि गे मैरिज जैसे शब्दों का सिंपल सा मतलब होगा कि सेम सेक्स कपल्स अपोजिट सेक्स कपल से अलग फील करेंगे। पहले हम मैरिज की डेफिनेशन को सिंपली कहते थे द स्टेट ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी। बट सेम सेक्स कपल्स के केस में ऐसा नहीं था। उनके केस में या तो दोनों हस्बैंड हो सकते थे या तो दोनों वाइफ हो सकती थी। इसीलिए मैरिज की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए एक नई टेंशन शुरू हो गई। इनफैक्ट सारे इंग्लिश डिक्शनरीज में इनकी सही डेफिनेशन को एड अप करना पड़ा। सन 2000 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया और फिर आया सेम सेक्स मैरिज की एक्चुअल डेफिनेशन। Marriage is a formal union and social and legal contract between two individuals that unite their life legally, economically, and emotionally. The contractual marriage agreement usually implies that the couple has legal obligations to each other throughout their life or until they decided to divorce। अब मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। पर्सनली मुझे भी इसकी डेफिनेशन एक बार में समझ नहीं आई थी, पर जब मुझे कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ टुकड़ों में डिवाइड करके फिर उसे समझने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहली लाइन ये कहती है मैरिज इज अ फॉर्मल यूनियन एंड सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। मतलब शादी दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट यूनाइट्स देयर लाइफ लीगली, इकोनॉमिकली एंड इमोशनली। और ये कॉन्ट्रैक्ट इस बात की है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे से पैसे के मामले में कनेक्ट हो जाएंगे और वो दोनों अपने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। The contractual marriage agreement usually implies that the couple has legal obligations to each other throughout their life। तीसरे लाइन का सिंपल सा मतलब समझो कि वो जीवन भर अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करेंगे और until they decided to divorce। मतलब वो लोग अपने कानूनी कर्तव्यों का तब तक पालन करेंगे जब तक वो डाइवोर्स न कर ले। इसकी डेफिनेशन को एक बार शॉर्ट में फिर सुन लो। शादी दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट इस बात की है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से पैसे के मामले में कनेक्ट कर लेंगे और उनके हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। वो दोनों अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करेंगे तब तक जब तक वो डिसाइड न कर ले कि अब उनको डाइवोर्स करना है। होप यू गॉट इट। अब इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज को अपोज करते हैं, जैसे द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट, कैथोलिक चर्च और द सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन। ये सभी सेम सेक्स मैरिज को इसीलिए अपोज करते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि ये बहुत ही अनकॉमन चीज है और ऐसा करने से पाप लगता है। That's it। और अब बात करते हैं कि सेम सेक्स मैरिज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से गे कपल्स की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन में शादी करने के बाद इंक्रीमेंट पाया गया है और कुछ कंट्रीज में इन्हें 24/7 हॉस्पिटल विजिटिंग राइट दिया जाता है, जिसके तहत वो जब चाहे तब हॉस्पिटल जा सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज तो ये भी कहती है कि होमोसेक्सुअलिटी एक नेचुरल चीज है और कुछ स्टडीज में तो ये भी पता चला है कि सेम सेक्स कपल्स के बच्चे कम सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। डेटा के हिसाब से देखो तो यूएस में जितना सुसाइड होता था उससे 1,34,000 कम सुसाइड हुआ। 26 फरवरी 2004 में द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा ये कहा गया। सालों की रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं है जिनमें शादी का मतलब ये होता है कि लड़का लड़की से ही शादी करेगा। रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि जितनी ज्यादा फैमिली टाइप होगी, जैसे कि बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, गे फैमिली एटसेट्रा,
हमारे सोसाइटी में स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बनी रहेगी। 1998 से 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, The New York State Psychiatric Institute, Stanford University, the University of California, San Francisco, the University of California, Los Angeles, Tufts University, Boston Medical Center, और दूसरे रिसर्चर्स ने भी सेम रिजल्ट पाया। साल 2009 में ये भी पता चला था कि सेम सेक्स मैरिज को बैन करने से HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्टडीज के हिसाब से पहले HIV का केस 1 पर 1 लाख था, बट यही बढ़कर 4 पर 1 लाख हो गया। ये सब सेम सेक्स मैरिज को बैन करने के कारण से हुआ था। अब अगर हमारे दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो इतनी अच्छी भी नहीं हो सकती कि उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। इवन इफ गे कपल एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उस बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाए। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए फादर और मदर दोनों की जरूरत होती है, और वो अपने बच्चे का कैसे देखभाल करते हैं उसी से उसका फ्यूचर बिहेवियर डिटरमाइंड होता है। बट अगर एक लड़का 2 लड़कियों के बीच या एक लड़की 2 लड़कों के बीच ग्रो होते हैं तो जरूरी नहीं कि वुमेन्स फादर का रोल अच्छे से निभा पाएंगे और मैन अच्छी और केयरिंग मदर का रोल निभा पाएंगे। बट रिमेंबर, हर पेरेंट बुरे नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। अब चलो मान लिया कि 2 लड़कियों और 2 लड़कों की शादी हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है बात इतनी हद तक बिगड़ जाए कि वो दोनों डाइवोर्स तक पहुंच जाए, और अगर उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया तो कोर्ट में नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कोर्ट को बर्डन होगा। अब अगर कोई बच्चा गे कपल का है तो ज्यादातर चांसेस है कि जब वो स्कूल जाएगा तब वहाँ के कुछ बिगड़े बच्चे उसे तंग करेंगे कि देख तेरे पेरेंट गे है। बट अगर लोगों में ये समझ आ जाए कि ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज है तो बुली करने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, और बुली वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर्सनली जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अच्छा चलो मान लो कि दोनों लड़कियों या फिर दोनों लड़कों ने शादी कर लिया, तो वो बच्चे पैदा कैसे कर सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन जितना सिली लगता है इतना भी नहीं है। आप में से ज्यादातर लोगों ने अडॉप्शन गेस किया होगा, राइट? हाँ, ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट इससे ये प्रॉब्लम होगी कि बच्चे और पेरेंट के DNA एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। एक और तरीका है जिससे गे कपल्स बच्चे पैदा कर सकते हैं, और इससे उनकी DNA उस बच्चे के DNA के साथ मैच करेगी। इस प्रोसेस को हम सुरोगेसी कहते हैं। अब चलो इसे डिटेल में समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अभी गे कपल्स में दोनों मैन हैं। सबसे पहले उन गे कपल्स के स्पर्म को लिया जाएगा जिनमें उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी DNA के फॉर्म में। अब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए फीमेल गैमेट का भी होना जरूरी है, तो आखिर वो दोनों फीमेल गैमेट का इंतजाम कैसे करेंगे? ऐसे बहुत से बैंक मौजूद है जो कि स्पर्म और ओवम के डोनेशन को स्टोर करते हैं, जैसे दी वर्ल्ड एग बैंक, एशियन एग बैंक, कारियोस इंटरनेशनल एटसेट्रा। तो अब इन बैंक की मदद से फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम का इंतजाम हो गया। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की मदद से स्पर्म और ओवम दोनों को कंबाइन किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर इसी एम्ब्रियो को किसी एक्सटर्नल वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर फाइनली 9 महीने के ड्यूरेशन के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसमें उनके पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब अगर गे कपल में दोनों वुमेन हैं तो वो बैंक से स्पर्म को लेंगे, फिर किसी एक वुमेन के यूट्रस में एक डॉक्टर के द्वारा उस स्पर्म को डाला जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली ये समझ पा रहे होंगे कि वुमेन के केस में एक बच्चे को जन्म देने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी वुमेन या एक्सटर्नल वुमेन की जरूरत नहीं है, अनलाइक जैसे हमने मैन के केस में देखा। याद रहे, इस पूरे प्रोसेस को सुरोगेसी कहा जाता है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लोगों का इस टॉपिक पे क्या रिएक्शन है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो कि कुछ रीजन डार्क कलर में है, कुछ रीजन मीडियम कलर में है, और कुछ रीजन लाइट कलर में है। तो जो डार्क कलर में कंट्रीज है उनमें 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं। मीडियम कलर वाले कंट्रीज में ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, और लाइट कलर वाले कंट्रीज में ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ही इसे सपोर्ट करते हैं। विकिपीडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा प्रेजेंट है जिसमें यह बताया गया है कि अलग अलग लोगों की इस टॉपिक पर क्या राय है। US और UK में ऑलमोस्ट सभी लोग इसे सपोर्ट करते हैं, बट दैट्स नॉट द केस विथ इंडिया। इंडिया की बात करें तो 24% लोग इसे सपोर्ट करते हैं, 62% लोग इसे अपोज करते हैं, और 14% लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। I mean, ना तो वो सपोर्ट करते हैं और ना ही अपोज करते हैं। अब आ जाते हैं जापान पे। जापान में लोग इसे 51% सपोर्ट करते हैं,
41% लोग अपोज करते हैं और 8% लोग न्यूट्रल। अब आ जाते हैं चाइना पे। चाइना में 29% लोग सपोर्ट करते हैं, 51% लोग अपोज करते हैं और 20% लोग न्यूट्रल हैं। चाहो तो अपने फेवरेट कंट्री का डेटा भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।